नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी ओलंपिक में आज भारत के प्रदर्शन की, संसद में मचे हंगामे की, जानेंगे मोदी कैबिनेट ने लिए क्या फैसले, कर्नाटक में बसौरा सरकार में किसे मिली जगह, बात करेंगे पीके को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रहे मंथन की, ओबीसी वर्ग पर मोदी सरकार के दाव की और बुलेटिन के आखिर में बात मजदूरों की मदद के लिए संसदीय समिति के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला बनेंगे स्मार्ट सिटी, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी जानकारी। केंद्र ने दिए 181 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर की सुनवाई, केंद्र सहित 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से मांगा जवाब। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया नया फीचर व्यू वंस, एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख पाएंगे फोटो या वीडियो, इसी सप्ताह से आएगा ये फीचर। शेयर बाजार में आई तेजी, 546 अंकों की तेजी के साथ 54,370 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 128 अंकों की तेजी, 16,259 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन खास रहा। सुबह मुक्केबाज लवलीना ने हार कर भी भारत को मेडल दिलाया, तो कुश्ती में भी भारत का मेडल पक्का हो गया है। तो आज ओलंपिक में कैसा रहा भारत का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए खास रहा। दिन की शुरुआत लवलीना बोरगोहेन ने देश की झोली में कांस्य पदक डालकर की। लवलीना सेमीफाइनल में तुर्की की मुक्केबाज से हार गईं। यदि वो ये मुकाबला जीत जाती तो गोल्ड के लिए खेलती। भारत को इस ओलंपिक में मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद थी अपने पहलवानों से, और उन्होंने निराश भी नहीं किया। रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। सुशील कुमार के बाद रवि दूसरे ऐसे भारतीय पहलवान हैं जो ओलंपिक के फाइनल में अपना दमखम दिखाएंगे। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सानायेव नूरिस्लाम को हराकर फाइनल में पहुंचे। रवि का सिल्वर मेडल तो पक्का है, लेकिन देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद है। गोल्ड की उम्मीद 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने भी जगाई थी। वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में दीपक यूएसए के मॉरिस डेविड टेलर से 10-0 से हार गए। लेकिन उनसे अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें बरकरार हैं। कुश्ती में मेडल तय हो गया तो जेवेलियन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा ने देश को मेडल की उम्मीद बंधा दी है। नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं। यदि नीरज ने अपना ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फाइनल में दोहरा दिया तो उनका मेडल जीतना तय माना जा रहा है। कुश्ती और जेवेलियन थ्रो से भारत को जहां अच्छी खबर मिली, लेकिन हॉकी में जरूर निराशा हाथ लगी। भारतीय महिला टीम ने अपने से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही अर्जेंटीना को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन मुकाबला 2-1 से हार गई। पहला गोल भारत ने दागा, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 1-1 गोल कर मैच जीत लिया। 6 अगस्त को भारतीय महिला टीम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेलेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पास भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। पुरुष हॉकी टीम 5 अगस्त को जर्मनी के साथ खेलेगी। ओलंपिक में आज भारत के लिए अच्छा दिन रहा। हॉकी में जरूर थोड़ी मायूसी मिली, लेकिन कुश्ती ने देश को गोल्ड की उम्मीद जगा दी है। देश भी अपने खिलाड़ियों से गोल्ड की उम्मीद कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार उम्मीद कर रही है कि मानसून सत्र में संसद का काम सामान्य रूप से हो। लेकिन विपक्ष के अपनी मांग पर अड़ने के चलते संसद नहीं चल रही। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही। तो आज संसद में कैसा रहा नजारा, देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन था। पहले दिन से ही संसद में विपक्ष हंगामा मचा रहा है। विपक्ष सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार होते नहीं दिख रही है। विपक्ष के दबाव में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इनमें से कृषि कानून पर चर्चा की इजाजत तो दे दी, लेकिन सरकार जिस नियम के तहत चर्चा चाहती है उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। इसे लेकर राज्यसभा में भी हंगामा मचता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा से टीएमसी के 6 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में डोला सेन, नदीमुल हक, अविरंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर शामिल हैं। उन पर आरोप है कि वो तख्तियां लेकर सदन के बेल में पहुंच गए थे। संसद में चल रहे हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम पहले पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं और हम किसानों के मुद्दे, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विपक्षी पार्टियां इसके लिए सहमत हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। एक ओर संसद में हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी ओर सरकार बिना चर्चा किए विधेयकों को पास कराने में जुटी है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। संसद में गतिरोध पर भले ही कोई फैसला ना हो रहा हो, लेकिन मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। तो क्या क्या फैसले लिए मोदी कैबिनेट ने, देखिए रिपोर्ट।
संसद के दोनों सदनों में काम नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। इसी बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्कूली शिक्षा को लेकर देश भर में 1 अगस्त से लागू हुई समय शिक्षा स्कीम को और तेजी से आगे ले जाने का फैसला लिया गया है। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक चलेगी। वहीं इस योजना में किताबें, यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन सहित कई अहम चीजें शामिल हैं। सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने पोस्को एक्ट के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्कीम को जारी रखकर इसे 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा कई बिलों पर भी विचार किया गया, जिन्हें मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट में देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर भी चर्चा हुई। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां प्रतिबंध के नए फैसले लिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके। मोदी कैबिनेट ने शिक्षा नीति से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कई फैसले लिए। दूसरी ओर कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर भी आज फैसला हो गया। दोपहर को कर्नाटक में बसवराज सरकार में शामिल नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। तो कितने लोगों को बनाया गया है मंत्री, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में 28 जुलाई को बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके तुरंत बाद उनकी तरफ से कैबिनेट विस्तार में कुछ समय लगने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब बोम्मई की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। येदियुरप्पा कैबिनेट के उलट बोम्मई कैबिनेट में किसी को भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। येदियुरप्पा सरकार में 3 डिप्टी सीएम थे। बोम्मई मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें 7 मंत्री ओबीसी, 3 एससी और 1 एसटी से हैं। वहीं 7 बोकालेगा समाज से हैं और 8 मंत्री लिंगायत समुदाय से हैं, जबकि 1 महिला मंत्री भी बनाई गई है, जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने नई कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरणों का भी खूब ध्यान रखा है। वहीं कर्नाटक के सबसे बड़े लिंगायत समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए सबसे ज्यादा मंत्री लिंगायत समुदाय से ही बनाए गए हैं। बता दें कि शपथ लेने वाले मंत्रियों में गोविंद करजोल, के.एस. ईश्वरप्पा, आर. अशोक, C.N. अश्वत्थ नारायण, बी. श्रीरामुलु, बी. सोमन्ना जैसे नेताओं का नाम शामिल है। वहीं कर्नाटक में फिलहाल किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, जिस पर हाईकमान बाद में फैसला लेगा। जानकारी के मुताबिक इन मंत्रियों की पूरी लिस्ट आज सुबह ही राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मिली थी, जो पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें भेजी गई थी। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के लिए पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही थे। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बातचीत की थी। कर्नाटक में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। वैसे बसवराज के लिए परेशानी अब शुरू होंगी, क्योंकि जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है वो विधायक शांत नहीं रहेंगे। वैसे शांति कांग्रेस के अंदर भी नहीं दिख रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सवाल ये है कि पीके कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें क्या भूमिका दी जाए, क्या रोल हो सकता है कांग्रेस में पीके का, देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई, जिसके बाद से पीके के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। बता दें कि करीब 1.5 महीने से पीके और गांधी परिवार की मुलाकातें जारी हैं। कहा जा रहा है कि पीके को पार्टी में शामिल कर चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन पीके राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका और पार्टी के मामलों के निर्णय लेने वाली टीम का हिस्सा बने। पीके कांग्रेस को पार्टी में बदलाव और विस्तार के लिए कई सुझाव भी दे रहे हैं। पीके ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में स्पेशल एडवाइजरी कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, जो कि राजनीति से जुड़े बड़े फैसले लेगी। और ये पैनल आखिरी मुहर के लिए आला कमेटी यानी कार्यकारी समिति के सामने प्रस्ताव रखेगी। अब पीके का नया सफर कांग्रेस के साथ होगा या नहीं, इस पर जल्द कांग्रेस की तरफ से फैसला आ जाएगा। वहीं कांग्रेस आने वाले वक्त में संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव करने जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस में नई नियुक्तियां होंगी, साथ ही नई समितियां भी बनाई जाएंगी। पीके अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलना निश्चित माना जा रहा है। कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी भी अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। इसके लिए मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग पर निशाना साधा है। तो क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की नजर देश के सबसे बड़े वोट बैंक पर टिक गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, जिसकी संख्या देश में लगभग 45% है और बीजेपी इसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते संसद के मौजूदा सत्र में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को मराठा आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए 102वें संविधान संशोधन को सही ठहराया था, लेकिन साथ ही में ये भी साफ किया कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट तय नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। कोर्ट के फैसले के चलते महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिया गया आरक्षण रद्द हो गया था, जिसके बाद बीते महीने भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसके बाद अब मोदी सरकार ने संसद में फिर से राज्य सरकारों को ओबीसी की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार वापस देने के लिए कानून में संशोधन प्रस्ताव लाने पर विचार शुरू कर दिया है। इस सत्र में अगर सरकार का ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्य सरकारों को ये अधिकार फिर से मिल जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से छीना था। और बुलेटिन के आखिर में बात मजदूरों की। कोरोना संक्रमण ने जब भारत में दस्तक दी तो देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। जब सब कुछ बंद हो गया तो मजदूरों ने भी घर वापसी की, लेकिन इस दौरान उन्हें हुई परेशानियां पूरे देश ने देखी हैं। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों की सहायता कैसे की जाए, इसे लेकर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी है। तो क्या सिफारिश की है संसदीय समिति ने, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चली है। इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर देखा गया। इन मजदूरों के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति ने मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। समिति का कहना है कि कोरोना के चलते जो स्थितियां बनी वो मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल भरी थी। लोगों को अपनी जान की चिंता तो थी ही, साथ ही चिंता इस बात की भी थी कि काम नहीं मिला तो जिंदा कैसे रहेंगे। मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। संसदीय समिति ने मजदूरों की दशा को देखते हुए कहा है कि यदि कोरोना संक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो सरकार को मजदूरों के खाते में सीधा आर्थिक मदद भेजनी चाहिए। समिति ने संसद में एक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव दर्शाया गया है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46 करोड़ 5 लाख मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। इसी क्षेत्र पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर पड़ा है। इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार पर भी निशाना साधा। समिति ने कहा कि पहली लहर के दौरान मजदूर पैदल घर लौटे, उनकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। समिति ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि जब पूरा देश पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद को हाथ बढ़ा रहा था तो सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया। समिति ने चिंता जताते हुए कहा कि बार-बार कहने के बावजूद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने में सरकार ने इतनी देर कर दी। अगर डेटा जल्द तैयार कर दिया जाता तो मजदूरों तक जल्दी मदद पहुँचाई जा सकती थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।